नमस्कार, आप सबका मेरे YouTube चैनल एग्ज़ाम तक में स्वागत है। आज मैं आपके लिए हिमाचल प्रदेश की वीकली करंट अफेयर की वीडियो को लेके आया हूँ। हिमाचल प्रदेश में हमारे पास जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, एचएस का हो, एलाइड सर्विस, पीजीटी, टीजीटी, टेट, पटवारी, पुलिस, जितने भी हमारे पास एग्ज़ाम होते हैं और उसमें हमारे पास जो हिमाचल प्रदेश का करंट अफेयर पूछा जाता है वो हिमाचल प्रदेश गिरिराज पत्रिका से पूछा जाता है। अभी हमारे पास जो लास्ट टाइम एचपी टेट का एग्ज़ाम हुआ था तो वहाँ पर हमारे पास जितने भी हिमाचल प्रदेश करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे गए थे वो मैंने अपनी वीडियो में पहले भी आपके लिए कवर किए हुए हैं। तो इस तरह से हमारे पास अभी हिमाचल प्रदेश एलाइड सर्विस का एग्ज़ाम होने वाला है, तो उसमें भी हमारे पास जो करंट अफेयर के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे हिमाचल प्रदेश के वो गिरिराज पत्रिका से पूछे जाएंगे। और जो गिरिराज पत्रिका है ये एक साप्ताहिक पत्रिका है जिससे मैं आपके लिए वीकली करंट अफेयर की वीडियो बनाता हूँ। यदि किसी को मेरे क्वेश्चंस की पीडीएफ चाहिए तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी एग्ज़ाम तक 9 या टेलीग्राम चैनल एग्ज़ाम तक 9 को आप ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, सुख आश्रय योजना के तहत अनाथ बच्चों के लिए प्रति माह कितने रुपए दिए जाते हैं। जो हिमाचल प्रदेश सरकार है, हिमाचल प्रदेश सरकार ने एक योजना की शुरुआत की है जिसका नाम क्या है, सुख आश्रय योजना। और यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो सुख आश्रय योजना है ये किससे संबंधित है, तो ये अनाथ बच्चों से संबंधित है और इन्हें जो प्रति माह कितने रुपए दिए जाते हैं, तो ये यहाँ पर क्वेश्चन हमारे पास पूछा गया है। तो जो ये वाला क्वेश्चन है ये हमारे पास एचपी टेट में भी पूछा गया था, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो सुख आश्रय योजना है उसके तहत अनाथ बच्चों के लिए प्रति माह कितने रुपए दिए जाते हैं। ए 1000 रुपये, बी 1500 रुपये, सी 2500 रुपये, डी 4000 रुपये। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन डी 4000 रुपये। जो सुख आश्रय योजना है उसके तहत अनाथ बच्चों के लिए प्रति माह कितने रुपए दिए जाते हैं, तो इन्हें 4000 रुपये प्रति माह दिए जाते हैं। यही क्वेश्चन बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन हमारे पास एचपी टेट में पूछा गया था, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। आपको सुख आश्रय योजना के बारे में पता होना चाहिए। पूछा जा सकता है कि सुख आश्रय योजना का संबंध किससे है, तो सुख आश्रय योजना का संबंध हमारे पास अनाथ बच्चों से है। और ये अनाथ बच्चों को प्रति माह कितने रुपए देते हैं, तो ये प्रति माह उनको 4000 रुपये देते हैं। और जो उनके लिए जो एजुकेशन फ्री कर दी है और उनके एजुकेशन के लिए ये अलग से इनको पैसा देते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, 42 करोड़ रुपए से शिमला में आइस स्केटिंग रिंग का निर्माण किस बैंक की सहायता से किया जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि 42 करोड़ रुपए से कहाँ पर हिमाचल प्रदेश में आइस स्केटिंग रिंग बनाया जा रहा है, तो वह कहाँ बनाया जा रहा है, वो शिमला में बनाया जा रहा है। और ये जो आइस स्केटिंग रिंग है ये किस बैंक की सहायता से बनाया जा रहा है। ए आरबीआई, बी एसबीआई, सी पीएनबी, डी एशिया विकास बैंक। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन डी एशियाई विकास बैंक। जो एशियाई विकास बैंक है उसकी सहायता से शिमला में आइस स्केटिंग रिंग बनाया जाएगा। और कितने रुपए की सहायता से बनाया जाएगा, तो ये हमारे पास 42 करोड़ रुपए की सहायता से हिमाचल प्रदेश में बनाया जाएगा। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। पूछा जा सकता है कि शिमला में जो आइस स्केटिंग रिंग बनाया जा रहा है जो एशिया विकास बैंक की सहायता से बनाया जा रहा है, तो वो कितने करोड़ रुपए से बनाया जाएगा, तो उसका आंसर हो जाएगा हमारे पास 42 करोड़ रुपए से। और कहाँ बनाया जा रहा है, तो ये शिमला में बनाया जा रहा है। इससे पहले जो शिमला है, शिमला में इससे पहले भी एक आइस स्केटिंग रिंग था, तो उसका निर्माण कब किया गया था, तो उसका निर्माण 1920 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था, शिमला में जो आइस स्केटिंग जो रिंग का निर्माण ब्रिटिश काल में 1920 में किया गया था। और किसने किया था, ब्लेस्टिंगन ने किया था। किसने किया था, तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि जो 1920 में जो शिमला में आइस स्केटिंग रिंग का निर्माण किया गया था वो किसने किया था, ये एक ब्रिटिशर थे। और उन्होंने ब्लेस्टिंगन, क्या नाम था उनका, ब्लेस्टिंगन था। और इन्होंने ही 1920 में शिमला में आइस स्केटिंग रिंग का निर्माण किया था। जो ये शिमला में जो पहले वाला जो आइस स्केटिंग रिंग था, यहाँ पर पहले टेनिस कोर्ट हुआ करता था, लेकिन सर्दियों में बर्फ जमने के कारण इसे क्या स्केटिंग
शुरू कर दी गई, जिसके कारण इसको आइस स्केटिंग रिंग के रूप में बदल दिया गया। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। शिमला में ये दूसरा आइस स्केटिंग रिंग बनने जा रहा है जो पूरी तरह से एडवांस होगा, जिसमें अलग अलग तरह के जो जैसे आइस हॉकी के लिए वहाँ पर प्रमोशन की जाएगी, वहाँ पर आइस हॉकी खेली जाएगी। तो ये भी हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। इस तरह के क्वेश्चंस के बारे में आपको पता होना चाहिए। हमारा अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में कहाँ पर 1655 करोड़ रुपए से सबसे बड़ा रोपवे स्थापित किया जाएगा? तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि शिमला यहाँ पर हमारे पास हिमाचल प्रदेश में सबसे बड़ा रोपवे बनने जा रहा है और कितने करोड़ रुपए से? तो वो हमारे पास 1655 करोड़ रुपए से बनेगा। तो वो कहाँ स्थापित किया जाएगा? ए मंडी, बी शिमला, सी धर्मशाला, डी कुल्लू। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन बी शिमला। जो हिमाचल प्रदेश की कैपिटल शिमला है, शिमला में ही 1655 करोड़ रुपए से हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा रोपवे स्थापित किया जाएगा। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ से 2-3 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि हिमाचल का सबसे बड़ा रोपवे कहाँ स्थापित किया जाएगा, उसका आंसर शिमला हो जाएगा। यदि पूछा जाएगा कि शिमला में सबसे बड़ा जो रोपवे है वो कितने रुपए से बनाया जाएगा, तो उसका आंसर हो जाएगा हमारे पास 1655 करोड़ रुपए से। हमारा अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में कहां पर एफडीआर तकनीक से पहली सड़क का निर्माण किया जाएगा? तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी हमारे पास एग्जाम में पूछा जा सकता है कि हिमाचल प्रदेश में कहां पर एफडीआर जो तकनीक होती है सड़क बनाने के लिए, ये हमारे पास इको फ्रेंडली तकनीक है। तो इको फ्रेंडली तकनीक जो हमारे पास एफडीआर तकनीक है, उससे जो हिमाचल प्रदेश की पहली कौन सी सड़क है जिसका निर्माण किया जाएगा? तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। ए हमीरपुर, बी घुमारवी, सी धर्मशाला, डी मनाली। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन बी घुमारवी। जो हमारे पास घुमारवी है, घुमारवी में ही एफडीआर तकनीक से हिमाचल प्रदेश में पहली सड़क का निर्माण किया जाएगा, जो मैंने आपको पहले भी बताया है। जो किस प्रकार की ये एफडीआर तकनीक है, ये हमारे पास इको फ्रेंडली तकनीक है। इसमें जो कार्बन का एमिशन होता है वो कम होता है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। और घुमारवी किस जिले में आता है? तो घुमारवी हमारे पास बिलासपुर में आता है। कौन से जिले में आता है? तो ये हमारे पास बिलासपुर जिले में आता है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हिमाचल प्रदेश में कहाँ पर या किस जिले में एफडीआर तकनीक से पहली सड़क का निर्माण किया जाएगा। यदि जिले की बात की जाएगी तो उसका आंसर बिलासपुर हो जाएगा। यदि यही क्वेश्चन हमारे पास पूछा जाएगा कि हिमाचल प्रदेश में कहाँ पर एफडीआर तकनीक से पहली सड़क का निर्माण किया जाएगा, तो उसका आंसर हो जाएगा घुमारवी, जो बिलासपुर में स्थित है। और जो ये एफडीआर तकनीक है, मैंने आपको पहले बताया है, यहाँ पर ये टेस्टिंग होगी कि जो इसकी लाइफ जो शेल है वो कितनी होगी और इस पे कितना खर्चा होगा और इसमें जो कार्बन एमिशन है वो किस तरह से होता है। तो ये हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के नए मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन आपको बहुत बार हमारे एग्जाम में पहले भी देखने को मिले होंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि हिमाचल प्रदेश के नए मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है। ए राजीव शकदर, बी अतुल वर्मा, सी प्रबोध सक्सेना, डी एम.एस. रामचंद्र राव। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन ए राजीव शकदर। जो राजीव शकदर है ये हिमाचल प्रदेश के नए मुख्य न्यायाधीश बनाए गए हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश के नए मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है, तो उसका आंसर हो जाएगा राजीव शकदर। और जो ये किसकी जगह पे आए हैं, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि जो राजीव शकदर है, इनसे पहले हिमाचल प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो इनसे पहले हिमाचल प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश एम.एस. रामचंद्र राव थे। कौन थे? एम.एस. रामचंद्र राव थे। और जो एम.एस. रामचंद्र राव है ये कहाँ के मुख्य न्यायाधीश बने हैं अब? तो ये अब झारखंड के।
कहाँ के? ये झारखंड के नए न्यायाधीश बने हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए कि जो हमारे पास हिमाचल प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं, तो वो राजीव शकदर बने हैं। और ये किसकी जगह पे बने हैं? एम.एस. रामचंद्र राव की जगह बने हैं। और जो एम.एस. रामचंद्र राव है, ये कहाँ के मुख्य न्यायाधीश बने हैं? तो ये हमारे पास झारखंड के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। जो प्रबोध सक्सेना है और ये हिमाचल प्रदेश के सचिव है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि हिमाचल प्रदेश के सचिव कौन है। तो हिमाचल प्रदेश के सचिव हमारे पास प्रबोध सक्सेना है। और जो अतुल वर्मा है, इनके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये हिमाचल प्रदेश के नए डीजीपी हैं। तो हिमाचल प्रदेश के नए डीजीपी कौन है? तो हिमाचल प्रदेश के नए डीजीपी अतुल वर्मा है। और अतुल वर्मा किसकी जगह पे आए थे? तो ये हमारे पास जो राजीव कुंडू थे, राजीव कुंडू की जगह पे आए थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, मंडी जिला में कहाँ पर हर्बल गार्डन स्थापित किया गया है? तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मंडी जिला में हर्बल गार्डन की स्थापना की गई है और वो कहाँ पर स्थापित किया गया है? ए करसोग, बी सुंदरनगर, सी मंडी, डी जोगिंदरनगर। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन डी जोगिंदरनगर। जो मंडी डिस्ट्रिक्ट है, मंडी डिस्ट्रिक्ट में हर्बल गार्डन की स्थापना की गई है, वो कहाँ पर की गई है? वो जोगिंदरनगर में की गई है। तो ये भी हमारे पास एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम में कितने इलेक्ट्रिकल बसें शामिल की जाएगी? तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमारे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो एचआरटीसी है, जो हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम है, उसमें कितने इलेक्ट्रिकल बसें शामिल की जाएगी? ए 290, बी 295, सी 297, डी 300। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन सी 297 बसेज। जो हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम है, इसमें इलेक्ट्रिकल बसें शामिल की जाएगी। तो वो कितनी बसें शामिल की जाएगी? 297 बसें इसमें शामिल की जाएगी। जो एचआरटीसी है, एचआरटीसी की स्थापना कब की गई थी? तो एचआरटीसी की स्थापना 1974 में की गई थी। लेकिन जो एचआरटीसी है, इसके जो नाम बदला गया था, वो कब बदला गया? वो 1974 में बदला गया। लेकिन इससे पहले इसको अलग नाम से जाना जाता था। तो उसकी स्थापना कब की गई थी? तो उसकी स्थापना 1957 में की गई थी। लेकिन यदि हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो एचआरटीसी है, एचआरटीसी की स्थापना कब की गई थी, तो उसका आंसर 1974 हो जाएगा। और इसी तरह से आपको पता होना चाहिए कि हिमाचल प्रदेश जो पथ परिवहन निगम के जो मंत्री है, वो कौन है? तो वो जो हमारे हिमाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री कौन है? मुकेश अग्निहोत्री है। तो मुकेश अग्निहोत्री एचआरटीसी मिनिस्टर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस कनाडाई नोबेल पुरस्कार विजेता लेखिका का निधन हुआ है? एक कनाडा की लेखिका थी जिनको नोबेल पुरस्कार मिला था, तो उनका निधन हुआ है। तो वह उनका नाम क्या है? ए एलिस मुनरो, बी जयादा नेहान, सी रामाजी शिंदे, डी कमला हैरिस। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन ए एलिस मुनरो। जो एलिस मुनरो है, ये कनाडा की एक लेखिका थी। इनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और इनका अभी हाल ही में निधन हुआ है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन भी हमारे एग्जाम में हमारे को देखने को मिलते हैं। जबकि जो कमला हैरिस है, ये हमारे पास जो अमेरिका है, अमेरिका की वाइस प्रेसिडेंट है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। जो कमला हैरिस है, ये कौन है? ये हमारे पास अमेरिका की वाइस प्रेसिडेंट है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत ने कब तक टीबी मुक्त भारत का लक्ष्य रखा है? तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो भारत है, भारत ने कब तक टीबी मुक्त भारत का लक्ष्य रखा है? ए 2024, बी 2025, सी 2028, डी 2030। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन बी 2025। जो भारत है, भारत ने टीबी मुक्त भारत का लक्ष्य कब तक रखा है? वो 2025 तक रखा है। लेकिन जो WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो WHO है, इन्होंने विश्व को, जो दुनिया है, दुनिया को टीबी मुक्त करने का लक्ष्य रखा है। वो कब तक रखा है? वो रखा है 2030 तक। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि जो WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, इसने विश्व को टीबी मुक्त रखने का जो
लक्ष्य रखा है वो कब तक रखा है, वो 2030 तक रखा है। जबकि जो इंडिया है, इंडिया ने कब तक रखा है, तो इंडिया ने जो अपना लक्ष्य है वो 2025 तक रखा है कि जो भारत है, भारत को टीबी मुक्त बनाया जाएगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमारे पास इंपॉर्टेंट हो जाता है। और जो हमारे आज के करंट अफेयर की वीडियो है वो यहीं पर ख़त्म होती है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम तक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।